हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम लोगों के द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए। और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। क्लास 10th का जो लेक्चर है, अगला लेक्चर, वो है फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स। इसके लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है। तो पिछला लेक्चर हमारा कंप्लीटली रेसिस्टेंस पे ही था, तो जो उस लेक्चर को नहीं देखे हैं सबसे पहले उसको जाकर के देख लें, तभी इसको देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा आप इसे नोट कर लें स्क्रीन पॉज करके, क्योंकि बीच में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं मिटाऊंगा, ठीक है, या कुछ कुछ रफ वर्क वगैरह होगा इधर उधर, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें स्क्रीन पॉज करके, ताकि ये कंटेंट काम में आए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा जितना भी पॉइंट्स है। हो गया नोट? इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अब देख लीजिए रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स, यहां पर भी काफी बेहतरीन फार्मूला आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए तो ही फायदा है, ठीक है, क्योंकि काफी जबरदस्त एक फार्मूला आने जा रहा है जो न्यूमेरिकल में डेफिनेटली काम आएगा। न्यूमेरिकल यहां पर से रहता ही रहता है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बनाइए और इस फार्मूला से न्यूमेरिकल ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 12th वगैरह में भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही फायदा है, ऐसे ही ऊपर से 2-4 मिनट देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको वीडियो क्विट कर देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा लास्ट तक देखिए और पूरी कंसेप्ट को समझिए, एक एक पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। रेसिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता है? पिछला लेक्चर में ये बात बताए थे, रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस कौन से वर्ड से आया? रेसिस्ट। रेसिस्ट मींस विरोध करना। ठीक है, तेजी से उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बताए थे कि अगर कोई वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं क्या से? बैटरी से। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। अगर वायर को मैग्नीफाई किया जाए, यहां पर इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो जूम करेंगे तो होता क्या है, इसमें किसका फ्लो होते रहता है? यहां पर इसको अगर जूम करते हैं तो फ्लो होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। पिछले लेक्चर में ये बात बताए थे, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है कहां से कहां? फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कौन ठेलता है इस इलेक्ट्रॉन को? ये बैटरी। माइनस माइनस को रिपेल करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है आगे, तभी ना करंट आता है। लेकिन बात यह है दरअसल कि जब इलेक्ट्रॉन आगे जाता है किसी भी तार में, तो उसके अंदर बहुत सारा एटम्स भी होता है। एटम्स जो कि आयंस में कन्वर्ट हुआ रहता है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता नहीं है। जानते हैं मैटर क्या से बनता है? एटम से। और उस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट का कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बाकी तो एटम वहीं का वहीं रहता है, हेवी एटम्स। तो वो सब एटम जो है इसके मोशन को क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं एटम से टकराएगा, उन आयन से टकराएगा तो उसका फ्लो बाधित होगा। फ्लो जो है उसमें रुकावट आ जाएगा। किसके फ्लो में रुकावट आएगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बीच बीच में रुकावट किसकी वजह से आएगा? वो आयन से जो टकराएगा। पिछले वीडियो में काफी डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया गया है, एक बार फिर से उसको हम शुरुआत में बता दे रहे हैं, क्योंकि सारा पॉइंट्स उसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यही जो इसका रुकावट आता है किसके फ्लो में? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रेसिस्ट होता है, इसका जो मोशन रेसिस्ट होता है, तो कंडक्टर के इस नेचर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के रोकने के नेचर को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। यही रेसिस्टेंस। अब वही तो देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो फैक्टर्स है वो देख रहे हैं। रेसिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता है? सबसे पहला डिपेंडेंस ऑन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पे, लंबाई क्या है, मतलब वायर कितना बड़ा है। वायर क्या है? कंडक्टर है। और हर कंडक्टर क्या ऑफर करता है? रेसिस्टेंस ऑफर करता है। सब में रेसिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी मटेरियल क्या से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम का सारा इलेक्ट्रॉन फ्री होता नहीं है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएगा तो जो बाकी रुका हुआ एटम्स है या आयंस है उससे बीच बीच में टकराएगा ना। तो रेसिस्टेंस तो सब ऑफर करता है, लेकिन वो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उस वायर के लंबाई पे। अगर तार लंबा कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे अभी यहां पर ये चर्चा कर रहे थे
कि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी है, बैटरी के निगेटिव से कहां पे जाएगा, निगेटिव से कहां पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। तो अगर ये तार काफी लंबा रहा, बहुत बड़ा तार कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव तक पहुंचते पहुंचते कई बार टकराना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार टकराते जाता है ना, और तार को बड़ा कर देंगे तो ज्यादा ही उसको झेलना पड़ेगा ना, ज्यादा कोलिजन झेलना पड़ेगा। और ज्यादा टकराएगा तो विरोध कम हुआ या ज्यादा हुआ, विरोध ज्यादा हो गया, रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया। क्लियर है ये बात। रेसिस्टेंस यानी डिपेंड करता है तार की लंबाई पे। अगर आपको घर में एक बल्ब अगर ऑन करना है, तो बैटरी से अगर वायर लेकर के आए और काफी घुमा के बहुत बड़ा तार अगर कर देंगे, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि तार बहुत बड़ा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को काफी लंबे दूरी तक आगे बढ़ना पड़ेगा, काफी उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और इस बीच में कई बार वो टकराते जाएगा। तो कोलिजन जहां पे बढ़ गया, जहां पर भी विरोध बढ़ गया, यानी क्या बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो वही बात है यहां पर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर राइट हैंड साइड वाला बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बढ़ेगा, राइट हैंड साइड वाला घटेगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी घटेगा। यानी बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटता है। फिर से एक बार, बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही बात है, लेंथ ज्यादा रहेगा वायर का तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें विरोध ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज्यादा हिंड्रेंस आएगा, और लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। पहला पॉइंट एकदम क्लियर। रेसिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात को अच्छे से समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 10th के कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट में। डिपेंडेंस ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कितने सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। बहुत सिंपल है, ये वायर है ना, ये वायर है, वायर का ये वाला चीज क्या है, लेंथ है, ये लेंथ है। और ये जो चीज देखते हैं ना, ये जैसे कटिंग किए यहां पर पिलास से, कटिंग एलिमेंट से इसको जब हम कट करेंगे तो ये वाला जो यहां पर इसका एरिया है, जो गोल जैसा यहां पर दिख रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है इसका, और इसी का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जैसे गोल है यहां पर तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। न्यूमेरिकल्स में कई बार एरिया निकालना होता है, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूला जो आएगा उसमें एरिया भी है, और ये एरिया किसका है, वायर का। वायर का ये चीज क्या होता है, लेंथ, और इसका जो मोटाई है वही एरिया जो निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एक्चुअली रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे करंट पास करना है किसी वायर से, और वो वायर काफी पतला रहेगा, पतला तार से 5 एम्पियर करंट पास करना है, ठीक है, तो अगर तार अगर पतला है, अगर थिन वायर है, तो ज्यादा जगह तो मिलेगा नहीं, संकीर्ण है ना। तार अगर पतला रहेगा, ये जैसे ये मोटा दिख रहा है, अगर एकदम पतला रहेगा तार तो बहुत कम जगह मिलेगा इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए। नहीं समझे, यहां पर इसको मिटा दें, नोट हो गया, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे आप। इसको मिटा रहे हैं, लेंथ पे डिपेंड करता है, ये तो देख लिए। अब दूसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि डिपेंड करता है क्या, एरिया पे। हमारा कहना यह है कि अगर तार काफी पतला है, तार अगर पतला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ेगा तो कई जगह पे बीच बीच में रुकावट आएगा। ऑब्वियस है कि इसमें जो है इसको ज्यादा कोलिजन होगा, क्योंकि जगह क्या है, कम। और अगर वायर अगर क्या रहा, ठीक रहा, वायर ठीक है, अब ये एरिया क्या है, ज्यादा, ये एरिया क्या था, कम, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया क्या है, ज्यादा। अब उसी इलेक्ट्रॉन को अगर आगे बढ़ना है तो फिर ऐसे में इसके टकराने का चांसेस किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा टकराएगा आगे बढ़ने पे या इसमें ज्यादा टकराएगा। ऑब्वियस है इसमें मोर कोलिजन होगा, क्योंकि ये पतला है, मोर कोलिजन। अच्छा, मोर कोलिजन मतलब मोर रेसिस्टेंस, ज्यादा कोलिजन होने का मतलब ही है कि उसमें रुकावट, उसमें हिंड्रेंस, उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है। और जिसमें कम टकरा रहा है, लेस कोलिजन, इसमें क्या हो रहा है, लेस कोलिजन। अच्छा, कम होगा कोलिजन मतलब कम हिंड्रेंस अगर हुआ तो लेस रेसिस्टेंस,
अब बात यहां पर एकदम क्लियर हो गया कि रेसिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता है। एक बात तो तय है कि रेसिस्टेंस इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर बाइक चला रहे हैं तो एक सड़क जो है वो संकीर्ण है, गली है, उसमें अगर बाइक चला रहे हैं तो उसमें रुकावट ज्यादा आएगा, कई बार रोकना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। और रोड काफी चौड़ा रोड है, काफी चौड़ा रोड है, उसमें वही बाइक चलाएंगे तो रुकावट ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा है तो निकलने का रास्ता मिलेगा, फ्लो तेज रहेगा, हिंड्रेंस कम रहेगा उसमें। वही बात है, ये चौड़ा है अगर, ठीक है, थिकनेस ज्यादा है तो कम कोलिजन होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो थिकनेस पे डिपेंड करता है कि नहीं। एक तरह से एरिया क्या है, यहां पर एरिया के बारे में अगर लिखेंगे तो एरिया मोर, जिसमें एरिया ज्यादा उसमें रेसिस्टेंस कम, और जिसमें एरिया कम, ये वाले चीज का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो कमाने पे बढ़ रहा है और बढ़ाने पे घट रहा है, दिखा कि नहीं। एरिया कम तो रेसिस्टेंस भी कम, नहीं, एरिया कम रेसिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम। यानी एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली नहीं। फिर से, एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम, तो बढ़ाने पे घटता है और घटाने पे बढ़ता है, तो डायरेक्टली इसको कहते हैं या इनवर्सली कहेंगे। इनवर्सली, जहां पे बढ़ाने पे एलएचएस को बढ़ा रहे हैं, आरएचएस घट रहा है, नहीं समझे, मतलब आरएचएस को बढ़ा रहे हैं, एलएचएस घट रहा है, ये ज्यादा है, रेसिस्टेंस क्या आएगा, कम। और ये कम है, ठीक है, आरएचएस को कम कर रहे हैं, एलएचएस बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस ज्यादा, तो इसको डायरेक्टली बोलते हैं, नहीं, इनवर्सली हो गया ना। ये डायरेक्टली कब होता है, जो बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटता है। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ाने पे घट रहा है। एरिया ज्यादा करेंगे रेसिस्टेंस कम आएगा, और एरिया कम रखेंगे रेसिस्टेंस ज्यादा आएगा। एरिया कम रेसिस्टेंस ज्यादा, तो डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली। तो वही चीज है, रेसिस्टेंस अब डायरेक्टली रहता तो ऊपर लिखा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली है तो ये नीचे इस तरह से लिखा है, इसको पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी भाग में रहेगा। खुद सोचने वाली बात है, एरिया ज्यादा होगा तो कोई चीज को ज्यादा से भाग देंगे, वैल्यू कम आएगा, रेसिस्टेंस कम। एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम, कम रेसिस्टेंस होगा। और एरिया कम इसमें रेसिस्टेंस क्या, ज्यादा। क्लियर है, 2 पॉइंट क्लियर। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वायर के क्या पे, लेंथ पे, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस और क्या पे डिपेंड करता है, उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, मोटाई पे, ठीक है, और वो भी मोटाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर हो गया ये 2 पॉइंट। रेसिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज मोर, पतला तार, थिन वायर का रेसिस्टेंस क्या है, यहां पे दिख रहा है, कैसा वायर, थिन वायर का रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, वही पॉइंट है ना। थिन वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, देन द रेसिस्टेंस ऑफ अ थिक वायर। थिक वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। ये कैसा वायर है, थिक वायर का रेसिस्टेंस कम। कोई भी पूछ दे कि पतला तार में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है या मोटा तार में, पतला तार में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा विरोध होता है। मोटा तार का रेसिस्टेंस कम होता है। ज्यादा अच्छा फ्लो किसमें हो रहा है, पतला तार में या मोटा तार में। मोटा तार में अच्छा से ना फ्लो करेगा क्योंकि ये टकराएगा कम और इसमें टकराएगा ज्यादा, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि तार थोड़ा मोटा रहता है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी उसका ज्यादा होता है क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस कम है, फ्लो अच्छे से होगा। ठीक है, अगला इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। अच्छा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना, मटेरियल कौन सा है, अल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है, सिल्वर है, कौन सा मटेरियल है, क्योंकि हर मटेरियल का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे 2 वायर अगर लेते हैं, जैसे मेरे पास, आप साथ में इसको भी दिखा सकते हैं क्लियरिटी के लिए, नोट कर लिए। अब बात यहां पर यह है कि मेरे पास 2 वायर है, पहला वायर, ठीक है, और मेरे पास ये दूसरा वायर, डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं सारे चीज को ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इलेक्ट्रॉन इसमें आगे बढ़ेगा, इसमें भी किसको बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन को। ये हमारा जो तार है ये है कॉपर और ये है अल्युमिनियम, ठीक है, 2 तार। क्या दोनों का बनावट एक जैसा है? नहीं, कॉपर में क्या होता है ना, कॉपर में विरोध कम होता है, अल्युमिनियम में ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसमें ज्यादा हिंड्रेंस होगा,
हिंड्रेंस वाला ज्यादा चांसेस कॉपर में या एल्युमिनियम में, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में टकराएगा। अब दोनों का मोटाई एक जैसा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एरिया क्या है सेम, इस बार हम देख रहे हैं एरिया क्या है सेम, दोनों का एरिया सेम। लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ठीक है, दोनों का लंबाई सेम है, लेकिन रेसिस्टेंस अलग अलग है। कॉपर का जो रेसिस्टेंस है वो कम होता है, अल्युमिनियम का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। ज्यादा टकराएगा किसमें, अल्युमिनियम में। अब बताइए लेंथ सेम, एरिया सेम, फिर भी रेसिस्टेंस अलग अलग, क्यों? क्योंकि दोनों दो अलग अलग मटेरियल है, यानी हर मटेरियल का रेसिस्टेंस सेम नहीं होता है। हर वायर का, ये नहीं कि कॉपर का भी वही रेसिस्टेंस, अल्युमिनियम का भी वही, टंगस्टन का भी वही, नाइक्रोम का भी वही, नहीं, सबका अलग अलग, क्योंकि सबका बनावट अलग अलग, सबके अंदर का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो ज्यादा टकराएगा, विरोध ज्यादा होगा, यानी विरोध ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा। किसमें, इसमें दिख रहा है हमें, इसमें रेसिस्टेंस क्या है, इसमें रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो इसमें कम टकराएगा, लेस रेसिस्टेंस। ये जस्ट लाइक इसी के जैसा है, जैसे अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं रोड पे, ठीक है, तो अगर दो रोड है, दोनों सेम लंबा है, दोनों रोड का चौड़ाई सेम है, लेकिन एक रोड में ट्रैफिक ज्यादा है, एक रोड में ट्रैफिक कम है, तो जिसमें ट्रैफिक कम है उसमें रफ्तार ज्यादा होगा, और जिसमें ट्रैफिक ज्यादा है उसमें कई बार ब्रेक लगेगा तो फ्लो कम जाएगा। बस वही चीज है, इसमें फ्लो थोड़ा सा कम रहता है, इसमें फ्लो बेहतर होता है, ठीक है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज लेस देन द रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर। जैसे कॉपर का कम होता है किससे, कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है किससे, एल्युमिनियम से। हेंस रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसलिए रेसिस्टेंस जो है वो क्या पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर कौन से मटेरियल से बना हुआ है उस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। एक और चीज है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब दोनों कॉपर की वायर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, दोनों कॉपर है। अब दोनों का सेम लंबाई, इस बार हम एरिया भी सेम, लेंथ भी सेम, और इवन मटेरियल भी जो है, इस बार मटेरियल भी हम क्या कर दिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मटेरियल भी क्या है, सेम है, इस बार तो मटेरियल भी सेम है, फिर भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, दोनों का स्ट्रक्चर वही है, एक जैसा है, इस तरह से देख रहे हैं, जैसा अंदर का बनावट इसका है वैसा ही इसका है, दोनों कॉपर है, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। लेकिन ये जो कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर 20 डिग्री सेल्सियस गर्म है, और ये जो कॉपर वायर है ये गर्म ज्यादा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, ये बात पता है ना कि अगर कोई मटेरियल गर्म होता है उसके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन तेज हो जाता है। पानी गर्म किए है ना, पानी को अगर गर्म करते हैं तो जैसे से गर्म होता है थोड़ा आवाज आता है ना, इवन ऊपर का सरफेस देखने पे थोड़ा वाइब्रेशन नहीं दिखता है, पानी में मॉलिक्यूलर मोशन तेज हो जाता है गर्म होने पे। तो अगर ये गर्म है ज्यादा, ठीक है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन तेज रहेगा, ये ज्यादा वाइब्रेट होते रहेगा इसके अंदर का मॉलिक्यूल। इसका टेम्परेचर कम है तो ये भी थोड़ा हल्का कम, ये कम वाइब्रेट करेगा। तो अब जो मटेरियल ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो टकराने का चांस बढ़ ना जाएगा। किसी रास्ते में अगर हम तीन कोई आदमी है, 3 आदमी को अलग अलग जगह पे खड़ा कर दिया और बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, तो अगर तीनों स्थिर रहेगा तो बच जाएगा, बाइक जो है वो निकल जाएगा बिना किसी से टकराएगा। लेकिन अगर तीनों को कहेंगे रास्ते पे इधर उधर मूव करते रहने, तो बाइक जब तेजी से आएगा तो टकराने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस वही बात है, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ना जिसमें वाइब्रेशन तेज है तो वो किसी ना किसी से टकरा जाएगा, और जो ज्यादा टकरा जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो बस वही है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा, अगर कोई बोल देगा कि टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। क्या में, मेटालिक कंडक्टर में। इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन सर्किट इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ता है, इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। और कोई पूछ दे क्यों बढ़ा रेसिस्टेंस, देखिए पढ़ना इजी होता है, रीजन जानना ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बस रट करके चलते हैं, नहीं, रीजन जानिए, उसके पीछे का रीजन क्या है। टेम्परेचर बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है, क्यों? क्योंकि तार के अंदर
टेम्परेचर बढ़ने पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएगा तो रेसिस्टेंस ऑब्वियसली उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? इन शॉर्ट, अच्छा ये सारा चीज देख लिए, 4 पॉइंट, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखे सारे पॉइंट्स को, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ था। इन शॉर्ट फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स आर। शॉर्ट में देखते हैं रेसिस्टेंस किसी वायर का क्या क्या पे डिपेंड करता है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल तो रेसिस्टेंस अलग अलग। और क्या पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ज्यादा टेम्परेचर रेसिस्टेंस ज्यादा, कम टेम्परेचर रेसिस्टेंस कम, किसका, मेटालिक कंडक्टर का। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट से एसोसिएटेड, इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आएगा, जिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में। एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, उसका एक्सप्रेशन। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जैसे ये सब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट चेक कर करके देखा गया कि पतला तार में ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, मोटा तार में कम रेसिस्टेंस होता है, लंबा तार में ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, छोटा तार में कम रेसिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होने पे भी रेसिस्टेंस चेंज करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट क्या पाया गया कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक तो ये हो गया, अभी पहला पॉइंट में देखे थे ना, जिसको मिटाया यहां पर, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये इक्वेशन 1। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अभी अभी देखिए, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन 2। बाकी तो मटेरियल और टेम्परेचर वो एक अलग फिनोमेना है, उसके लिए भी एक टर्म अभी आने वाला है। अभी हम लोग क्या देखें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये इक्वेशन 2। दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग रिलेशंस 1 और 2, 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, दोनों पॉइंट आ गया इसमें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L भी आ गया, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A भी आ गया, दोनों आ गया ना। तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके हम कौन सा साइन लाएंगे, इक्वल का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर हटा करके कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, इक्वल का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और कौन सा साइन यूज करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल का साइन जब लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े थे ना, कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़े थे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पहला लेक्चर देखे थे ना इस तरह से। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो K आएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी उस K का वैल्यू भी देखे थे हम लोग, ठीक है। इस K को क्या बोलते हैं, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा और इक्वल का साइन आता है तो एक हमेशा एक कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर भी जब प्रोपोर्शन का साइन हटा और इक्वल का साइन जब लाए, इक्वल का साइन जब यहां पर यूज किए तो एक कांस्टेंट आया, यही कांस्टेंट क्या है, ये रो है, ये P नहीं है, P नहीं है, ये इस तरह से, P तो ऐसे लिखा है, ये हो गया P, लेकिन ये इस तरीके से लिखते हैं रो। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, ये पढ़ा, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, इस सिंबल को रो। जैसे 9th में ये रो क्या बताता था, फ्लूइड में डेंसिटी बताता था, लेकिन करंट जब पढ़ेंगे तो उसमें ये रो क्या बताएगा, ये डेंसिटी नहीं, ये क्या बता रहा है, इसको कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। नहीं सुनिए, R क्या है, रेसिस्टेंस, और ये रो क्या है, ये रो जो यहां पर आया, ये रो जो आया है, ये रो पहले क्या है, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शन का साइन हटाकर इक्वल का साइन यूज किए तो एक कांस्टेंट आया रो, रो, अब बाकी सब तो एज इट इज L, अब बटा में क्या A। सबसे पहले तो ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया, R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए। रो क्या है, ये रो क्या है, रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड इज नोन एज रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टेंस नहीं है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो चीज है ये एक्चुअली क्या है, ये रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सिर्फ रेसिस्टेंस बोलेंगे तो समझ जाइए बात हो रहा है क्या का, आर का। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल रहे हैं यानी बात हो रहा है आर का नहीं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब क्या, रो। इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है, रो का वैल्यू
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इसको भी लास्ट में लिख लेंगे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, आ गया ना सब चीज। रेसिस्टेंस 4 चीज पे डिपेंड करता था ना, एक तो रेसिस्टेंस डिपेंड किया लेंथ पे, डिपेंड किया एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डिपेंड करता है मटेरियल और टेम्परेचर पे। तो ये मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस मटेरियल और टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता था, तो एक्चुअली कौन सा वैल्यू मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रो। तो रेसिस्टेंस मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड किया, रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड किया, और रेसिस्टेंस एरिया पे डिपेंड किया। तो एकदम क्लियर हो गया, रेसिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है, और उन्हीं चीजों को मिला करके चलते हैं तो एक फार्मूला आता है किसका, रेसिस्टेंस का, और वो फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहां पर IMP लिख भी दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो रेसिस्टेंस का यहां पर से फार्मूला आ गया रो L/A। क्लियर है? अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या के बारे में, इसी रो के बारे में। इस रो पे एक पूरा लेक्चर देंगे, ठीक है। रेसिस्टिविटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।